नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास एट्थ जियोग्राफी चैप्टर 5 दैट इज़ इंडस्ट्री। इससे पहले मैंने चैप्टर 4 जो अपलोड किया है बेटा, वो चैप्टर देख लेना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तब आपको ये चैप्टर समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आज हम बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडस्ट्रीज़ होती क्या है, काफ़ी कुछ इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले कुछ बातें जो यहाँ पे लिखी हुई है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ओरली एक छोटी सी आपकी थॉट प्रोसेस है और कुछ नहीं है। देखो, जैसे आपने जो आपके घर में जो बुक्स आती है, आपने सोचा कभी वो कैसे बनती है? हाँ, आप बोलोगे वुड से बनती है। तो वुड से कैसे बनती है? बोलोगे उसकी छाल छील छील के। तो वो छाल छील छील के कैसे करते हैं, वो फैक्ट्री में कैसे बनती है, ये कभी आप इतने लेवल पे आपने जाके नहीं सोचा होगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? तो ये फॉरेस्ट से आ रही है। वो कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करते हो, सिंपल वुड, वो जो ट्री होता है उसकी छाल छील छील के उसको फैक्ट्री में भेजते हो। वो किस में कन्वर्ट करते हैं? पल्प में कन्वर्ट करते हैं। पल्प में कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसमें कुछ केमिकल ऐड करके उसको पेपर में कन्वर्ट किया जाता है। और पेपर में क्या होता है फिर, वाइट वाइट जो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लाइनें लगी होती है ना, उसमें इंक डाल के वो लोग क्या कर देते हैं, वो लाइनें खींच देते हैं और ऐसे आपका पेपर बन जाता है। तो ये सारी कहाँ पे हुई है प्रोसेस, कहाँ पे हुई? इंडस्ट्रीज़ में हुई। तो हम इसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो पढ़ने वाले हैं। और जब वो बुक तैयार हो जाती है तो क्या कर देते हैं, वो पैक करते हैं और सेंड कर देते हैं कहाँ पे, मार्केट में सेल के लिए। फाइनली फिर आपके पास चीज़ें पहुँच जाती है। तो ये प्रोसेस हो गई सारी एक बुक बनने की। ये आपको क्लियर हो गया बेटा? अब हम आ जाते हैं, ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया, इससे पहले चैप्टर में हमने प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी देखी थी। तो जो इंडस्ट्रीज़ है ना, वो कहाँ पे आती है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बोला बेटा, पहले वाला चैप्टर देखोगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो सेकेंडरी एक्टिविटी, तो सेकेंडरी एक्टिविटी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग भी। वही इंडस्ट्रीज़ किस में आती है? सेकेंडरी एक्टिविटी में आ गई है ना। आप इसको सेकेंडरी एक्टिविटी बोलो या मैन्युफैक्चरिंग बोलो, बात एक ही होती है। अब ये क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट में, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब आप बुक खरीदते हो, आप पेड़ तो नहीं खरीदने जाते ना, कि आप सोचते हो कि मैं पेड़ ही खरीद लूँ डायरेक्ट बुक बना दूँ, नहीं, आप बुक खरीदते हो। तो ये क्या करती है, लो वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देती है? हाई वैल्यू में। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। जैसे पेड़ से इन्होंने क्या कर दिया, एक नोटबुक में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में ये चीज़ें कन्वर्ट हो रही है। जैसे पेपर से आप पेपर कैसे बना? पल्प से बना। और पल्प कहाँ से मिला आपको? पल्प मिला आपको सिंपल पेड़ से मिला। और कपड़े कैसे बने आपके? कॉटन से। और कॉटन कहाँ से मिला आपका? वो भी अलग अलग जगहों से। जैसे कॉटन आपको मिलता है वो भी खेती में से मिलता है आपको, है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड ही है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। तो मतलब क्या हो रही है, चीज़ों की वैल्यूज़ बढ़ जा रही है। कब? जब आप कोई भी चीज़ इंडस्ट्री में जाके प्रोसेस हो जा रही है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब इंडस्ट्रीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, है ना। जो क्या करती है, किसके साथ कंसर्न करती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ, देखो एक मिनट सॉरी, देखो ये इंडस्ट्रीज़ को आप बोल सकते हो, आप ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। जैसे जिससे आप कंसर्न करते हो, किससे? आप कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, है ना, वो एक क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई ना। तो वो सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं? इंडस्ट्रीज़ में हो रही हैं। जैसे आप किसी भी रॉ मटेरियल का क्या कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल हो रहा है आपका, प्रोविज़न ऑफ अलग अलग सर्विस हो रही है। सर्विस मतलब आपको बैंक लोन की वगैरह जो कोई भी ज़रूरत हो रही है ना, वो क्या हो गई, जैसे जीवन बीमा हो रहा है। ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है आपको। दस वी हैव आयरन इंडस्ट्री जो, और फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, टूरिज्म इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता चल गया, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ देखी आपने, आयरन इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, है ना, मिनरल इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ आप देख रहे होंगे, कोल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ आपने देखी होगी। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हम देखते हैं, तो इनको कौन से बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है? इनके रॉ मटेरियल के बेसिस पे, इनके साइज़ के बेसिस पे और इनके ओनरशिप के बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रॉ मटेरियल के बेस पे। रॉ मटेरियल के बेस पे भी अलग अलग तरीके से इसको क्या किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहले इसको एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, एक मिनट थोड़ा मैं इसको जूम कर दूँ ना, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, है ना, तो आपको समझाने में भी थोड़ा आसानी रहेगी। तो ये देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला रॉ मटेरियल के बेस पे भी इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया हो, जैसे एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। अब ये क्यों? क्योंकि देखो, एग्रीकल्चर से आपको अलग तरीके का प्रोडक्ट मिलता है ना। और मिनरल बेस्ड जो होता है रॉ मटेरियल वो अलग होता है। मरीन बेस्ड जो होता है वो जो भी आपका रॉ मटेरियल होता है वो अलग होता है। और फॉरेस्ट से भी जो आपको रॉ मटेरियल मिलता है वो अलग होता है। तो अब हम
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब प्रोडक्ट आप कहाँ से उठाते हो, रॉ मटेरियल जो मिलता है वो आपका बेसिकली कहाँ से मिलता है, वो प्लांट और एनिमल से ही मिलता है। जितने भी सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं ना एग्रो बेस्ड में, वो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, उनसे हम रॉ मटेरियल सारे लेते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, फूड प्रोसेसिंग करते हैं, वेजिटेबल ऑयल निकालते हैं, और फिर कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट। आपने देखा ना डेयरी प्रोडक्ट कहाँ से निकालते हो, एनिमल से निकालते हो, है ना। फूड प्रोसेसिंग आप प्लांट से करते हो, काफ़ी चीज़ें, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, ये सारे लेदर इंडस्ट्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो आपको पता चल गया बेटा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सिंपली किस पे बेस्ड है, ये रॉ मटेरियल, कौन से रॉ मटेरियल पे बेस्ड है, प्लांट और एनिमल के रॉ मटेरियल पे बेस्ड है। कौन सी आपकी इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब हम आ जाते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बेटा किस पे डिपेंड होती है, सिंपली जो आप इसका रॉ मटेरियल का जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, माइनिंग वगैरह कर रहे हो, मिनरल ओर पे डिपेंड होती है ना। एंड देयर रॉ मटेरियल्स, मिनरल ओर होता है उनका रॉ मटेरियल पे यूज़ करते हो। तो आप जो भी माइनिंग वगैरह है वो कौन सी हो गई, जैसे आप कोई भी ओर निकाल रहे हो, जैसे आयरन ओर निकाल रहे हो आप, एल्यूमिनियम ओर निकाल रहे हो जिसे हम बॉक्साइड बोलते हैं, तो ये सारे किस में आ गए, मिनरल बेस्ड में आ गए। मिनरल बेस्ड मतलब जो भी आपने डिग करके निकाला वो सारी चीज़ें क्या हो गई, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। तो ये जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है ना, ये दूसरी इंडस्ट्रीज को भी हेल्प करती हैं ये सारी चीज़ें देने में। आयरन मेड फ्रॉम द आयरन ओर आपको पता है, और ये क्या होता है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल है। दिस इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट इससे बनते हैं, सच एज हैवी मशीनरी आपकी आयरन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। और आपकी बिल्डिंग मटीरियल्स, रेलवेज को, रेलवे के कोचेस बनाने हो, ये सारे किस पे डिपेंड है, आयरन पे ही तो डिपेंड है ना। तो ये सारे कौन सी इंडस्ट्रीज हो गई, तो बेटा ये हो गई आपकी मरीन मिनरल इंडस्ट्रीज। अब हम आ जाते हैं इस पे मरीन बेस्ड प्रोडक्ट। मरीन बेस्ड रॉ मटेरियल जो भी हमको मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मरीन के, सी या ओशन के अंदर से मिलता है। सी और ओशन से जो भी आपको रॉ मटेरियल वो मिल गया, वो उसे आपने बोल दिया मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्री किस पे डिपेंड हो गई है, मरीन पे डिपेंडेंट हो गई है। तो ये आपको डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज का किस पे हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडस्ट्रीज प्रोसेस सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर द एग्जाम्पल ऑफ द दिस मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। अब हम आ जाते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट मतलब क्या हुआ, जो भी आपका रॉ मटेरियल मिल रहा होगा वो कहाँ से मिल रहा होगा, फॉरेस्ट से ही मिल रहा होगा। तो ये आपकी हो गई फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये चीज़ें क्लियर हो गई। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर, बिल्डिंग्स। ये सारी इंडस्ट्रीज किससे डिपेंड है, फॉरेस्ट बेस्ड है। फर्नीचर देखो बेटा कहाँ से बनते हैं, पेड़ों से ही तो काट के बनते हैं लकड़ियों के। तो ये क्या हो गया, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई। अब मैंने बोला साइज़ पे भी डिपेंड होता है। अब साइज़ पे भी डिफरेंट होता है, उस पर कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है, नंबर ऑफ पीपल कितने काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं उसमें, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है, और उसके बेसिस पे हमने इंडस्ट्रीज़ को दो साइड पे बांटा गया हुआ है, एक स्मॉल कैप और एक लार्ज, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है और एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है। तो साइज़ के बेस पे भी हमने इंडस्ट्री को दो तरीके से बांध दिया, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आपको पता है प्रोडक्शन क्या होगी, ये सारी चीज़ें, जो कैपिटल होगा कम, इन्वेस्टमेंट होगा, नंबर ऑफ पीपल जो एम्प्लॉयड होंगे वो भी कम होंगे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा, है ना। ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखो हम थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा और हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर द टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब आपको पता चले जो घर में और छोटे छोटे जगहों पे आप इंडस्ट्रीज खोलते हो वो सारी क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें क्या क्या आता है वो भी हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। देखो इन जो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग करती है हाथों की सहायता से, जैसे आर्टिशन हो गए, है ना, और फिर बास्केट वीविंग, पोट्री, हैंडीक्राफ्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना। ये सारे छोटे छोटे जो आप कर रहे हो अपने घर लेवल पे, है ना, छोटे लेवल पे जो भी कर रहे हो वो सारी क्या होगी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सॉरी इसे स्मॉल कैप भी बोलते हैं ना, और स्मॉल स्केल भी आप बोल सकते हो, जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूजेस लेस अमाउंट ऑफ द कैपिटल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत कम होती है और जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम समझते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में बेटा क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल बहुत ज़्यादा हायर होती है, और टेक्नोलॉजी भी क्या होती है, सुपीरियर होती है। और ये जैसे सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल, ये सारी क्या आपने देखी ना, फूड प्रोसेसिंग
और ये आपने जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ जितनी भी देखी है आपने, वीविंग इंडस्ट्रीज़। अब जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है ना, वो क्या हो गई आपकी, ऑटोमोबाइल, हैवी मशीनरी और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ये क्या है, सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई। कुछ इन्होंने बताया हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया बेटा। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो जिसमें कैपिटल स्मॉल है, वॉल्यूम स्मॉल है और टेक्नोलॉजी भी कम है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी क्या है, कम है। लार्ज स्केल में ये सारी चीज़ें क्या है, ज़्यादा है। कुछ एग्जांपल एक दो दे देने हैं आपको, बस सिंपल सा आंसर है आपका। अब ओनरशिप, तीसरा मैंने फैक्टर बताया था ओनरशिप भी अलग अलग तरीके से डिवाइड है। जैसे एक प्राइवेट सेक्टर होता है, फिर पब्लिक सेक्टर होता है, फिर जॉइंट सेक्टर होता है, फिर कोऑपरेटिव सेक्टर होते हैं। तो ये 4 तरीके के इंडस्ट्रीज़ को हमने ओनर बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। तो आप इसके बारे में समझो कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जॉइंट सेक्टर क्या होता है और कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है। देखो, जो प्राइवेट सेक्टर जो होता है ना, वो उसका मालिक कौन होता है, कोई इंडिविजुअल होता है और उसके साथ 2-3 लोग मिलके भी क्या कर सकते हैं, उस पर कंपनी को तैयार कर सकते हैं। और ये आपको पता चल गया, प्राइवेट सेक्टर में एक इंसान मालिक होगा और उसके साथ 2-3 लोग मिल जाएं तो वो भी क्या हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर हो गया। अब दूसरा सेक्टर क्या हो गया, ये पब्लिक सेक्टर में क्या होती है, सारी कंपनीज कौन चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये एग्जांपल दिया हुआ आपको। अब और दूसरा भी एग्जांपल दिया हुआ इन्होंने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी आपको बता दिया, जिसे हम सेल बोलते हैं ना, SAIL, सेल। गेल, सेल, बेल, ये सारी आपने कंपनी सुनी होंगी। अब जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट भी और लोग भी दोनों मिलके, जिसे हम बोलते हैं लिमिटेड सेक्टर, है ना। तो उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर, है ना। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, मारुति उद्योग लिमिटेड इज एग्जांपल ऑफ द जॉइंट इंडस्ट्री। अब कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब ये कोऑपरेटिव में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं और सप्लायर होते हैं, जैसे आप अमूल की डेयरी देखो या फिर आप मदर डेयरी देखो, इसमें जो सप्लायर होते हैं कौन होते हैं, किसान ही तो होते हैं। वो दूध ले जाके देते हैं, तभी तो ये आगे बेचते हैं ना। तो क्या हो गया, पब्लिक और जो कंपनी है दोनों मिलके, है ना, ये सारे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। तो वर्ग दोनों मिलके काम करते हैं। जैसे आनंद में मैंने बताया, यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी आर द सक्सेस स्टोरीज ऑफ द कोऑपरेटिव वेंचर। तो ये आपको पता चल गया बेटा, कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, जिसमें लोगों का कोऑपरेशन चाहिए और जो ओनर है उनका भी कोऑपरेशन चाहिए। तो ये सब मिल के काम करते हैं, तभी आपकी बनती है क्या, ये कोऑपरेटिव सेक्टर। सब मिल के काम कर रहे हो तो कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया। तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई बेटा, ये सारी चीज़ें आपको लगभग क्लियर हो जानी चाहिए बेटा, क्योंकि ये जॉइंट सेक्टर, अब मैंने चार तरीके से जो कंपनी डिवाइड होती हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, है ना, और लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप करनी है, इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए। तो कुछ फैक्टर्स हैं, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे इन्होंने डायग्राम में अच्छी तरीके से दिया हुआ है, जैसे जहाँ पे भी इंडस्ट्री आपको सेटअप करनी है वहाँ पे वाटर इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए अच्छा खासा, और फिर कैपिटल भी होनी चाहिए वहाँ पे, लेबर इजीली अवेलेबल होने चाहिए, रॉ मटेरियल्स आपको मिल जाए, जो रॉ मटेरियल, जो कच्चा मटेरियल है वो आपको इजीली अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ अच्छी खासी हो, ज़मीन वहाँ पे मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ का अच्छा होना चाहिए और कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होती है, आपकी इंडस्ट्री जो है इजीली अच्छी खासी सेटअप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ और देखते हैं, जैसे गवर्नमेंट जो होती है ना, वो कुछ इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है और सब्सिडी देती है कि जहाँ पे आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे हम आपको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सस्ती कर देंगे, और वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी क्या कर देंगे, सस्ता कर देंगे। अदर मैन्युफैक्चरर एंड सो दैट इंडस्ट्रीज मे बी लोकेटेड इन बैकवर्ड्स एरियाज। तो ताकि क्या कर सके, जो भी इंडस्ट्रीज़ है ना वो बैकवर्ड एरिया में भी क्या कर सके, अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा सके। तो गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव उनको प्रोवाइड करती है। तो क्यों ऐसा, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लेड टू द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द टाउन एंड सिटीज़, ताकि वहाँ से क्या हो, आपकी इंडस्ट्री अगर अच्छी खासी वहाँ पे लगेगी तो उस टाउन या सिटी का क्या होगा, डेवलपमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम को। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम को हम समझने की कोशिश करते हैं। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द इनपुट, आउटपुट एंड
इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। इंडस्ट्री सिस्टम, कोई भी इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है वो ऐसे ही तो होता है, सब पहले उसमें कुछ इनपुट देना पड़ता है, फिर उसकी कुछ प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट निकलता है जो फाइनली यूज़ में आ जाता है। तो हम इसको जानने की और कोशिश करते हैं। देखो इनपुट में क्या होता है, रॉ मटेरियल आपको इजीली मिल जाए, लेबर आपको मिल जाए, और लैंड की कॉस्ट हो वो सस्ती मिल जाए, थोड़ी अच्छा मिल जाए, और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आपको सिस्टम अच्छा हो, पावर की सप्लाई हो, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको क्या हो, इजीली अवेलेबल हो जाए, है ना। तो ये सारे क्या हो गए, इनपुट में आ गए। अब प्रोसेस के बारे में हम क्या करते हैं, प्रोसेस में क्या करता है, ये इंक्लूड करता है वाइड रेंज ऑफ द एक्टिविटी दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब जो रॉ मटेरियल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। द और आउटपुट क्या होता है, द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट। आउटपुट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट होता है इनकम अर्नड फ्रॉम इट, इसी से हमें क्या मिलती है, इनकम मिलती है। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल, देखो इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज द इनपुट में बी कॉटन, है ना, इनपुट कॉटन होता है, ह्यूमन लेबर होता है, और फैक्ट्री में क्या होता है आपका फैक्ट्री होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, और प्रोसेस में क्या होता है आपकी गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, ये सारी डाइंग और प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। और फाइनली क्या मिल जाता है, आपकी शर्ट वगैरह बन के तैयार हो जाती है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया किसका, कॉटन इंडस्ट्री का। इसमें आपको रॉ मटेरियल में क्या चाहिए बेटा, तो सिंपल सी बात है, कॉटन चाहिए, ह्यूमन लेबर चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। और फिर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उस कपड़े को हम क्या करते हैं, गिनिंग करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, वीविंग करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी है, डाइंग करते हैं, और बाद में क्या कर देते हैं, उस पर प्रिंटिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद फाइनली शर्ट आपको मिल जाती है डिफरेंट डिफरेंट कलर में। आप देखते हो मार्केट में इजीली अलग अलग तरह की शर्ट अवेलेबल होती है। अब इंडस्ट्रियल रीजन, अब हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन कैसा होना चाहिए, इंडस्ट्रियल रीजन एमर्ज व्हेन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर अदर एंड शेयर बेनिफिट्स टू देयर क्लोजनेस। मतलब क्या होता है, देखो इंडस्ट्रियल रीजन मतलब एक जगह पे क्या करते हैं लोग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाते हैं। ऐसा क्यों लगाते हैं, हाँ ऐसा क्यों लगाते हैं, ताकि ये क्या कर सके, आपस में एक दूसरे का लेबर शेयर करे, कॉस्ट शेयर कर सके, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शेयर करे, कुछ बेनिफिट जो होते हैं वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक इंडस्ट्रियल रीजन बनाया होता है। जैसे आप गुजरात में जाओगे तो GIDC, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये होती है। फिर उसके बाद MIDC होती है। हर जगह पे क्या होता है, एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है। दिल्ली में आप देखोगे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर नोएडा देखोगे, नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया है। क्यों ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया क्यों बनाए, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, चीज़ें क्या हो सके, ईजिली शेयर हो सके। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर, कौन से देख लेते हैं हम, नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने मिलेगा, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में आपको देखने को मिलेगा, ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न एशिया में, ये सारे क्या हैं, ये इंडस्ट्रियल रीजन है। तो देखो ये आपको एक मैप में भी दिखाया गया हुआ है काफ़ी अच्छा खासा, ये देखो जो आपको दिख रहा है ना, ये इंडस्ट्रियल रीजन है, ये सारे क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन है। तो ये आप समझ सकते हो, आपको इंडस्ट्रियल रीजन, ये ब्लैक ब्लैक एरिया में जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या है, आपके इंडस्ट्रियल रीजन है। तो हर जगह पे इंडिया में भी देखो, ये काफ़ी, गुजरात हो गया, ये आपका चेन्नई में इंडस्ट्रियल रीजन है, ये सारे के सारे क्या है, ये देखो ये वाला इंडस्ट्रियल रीजन है। आप ऑस्ट्रेलिया में भी देख लोगे, ये आप अलग अलग जगह पे ये सारे इंडस्ट्रियल रीजन देख सकते हो। और आपको एक चीज़ देख रही होगी, कॉमन देख रही होगी, देखो ज़्यादातर क्या है, समुद्र के किनारे, आप समुद्र के किनारे पे भी दिख रहे हैं ना, जहाँ पे ओशन के नज़दीक, देखो ये सारी चीज़ें ओशन के नज़दीक है, दिख रही है ना। इंडिया में भी देखो ना, गुजरात कहाँ पे, इंडिया में देखोगे, एक मिनट, इंडिया में ये देखो, ये है चेन्नई में, है ना। तो ये क्या है, कोस्ट के पास ही है ना। तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा हम देखेंगे। ये सारी आपने इंडस्ट्रियल रीजन देखने की कोशिश करी, अब थोड़ा और हम इसको और डिटेल से डिस्कस करते हैं। जैसे देखो, इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन टेम्परेट एरिया, नियर सी पोर्ट, स्पेशली नियर द कोल फील्ड, है ना। ये सारी चीज़ें देखते हैं इंडस्ट्रियल एरिया वाले। इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन, तो कैसा होना चाहिए, लाइक मुंबई है, पुणे है, बेंगलोर में है, बेंगलोर कहाँ पे, तमिलनाडु में, और फिर हुगली रीजन कहाँ पे, आपको अहमदाबाद में हुगली आपको बंगाल, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा आपको, कलकत्ता, बड़ौदा, हाँ ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। फिर आपको छोटा नागपुर इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, विशाखापट्टनम, गुंटूर, फिर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन आर द एंड द कोलम, त्रिवेंद्रम में आपको सारी ये चीज़ें, आपको इंडस्ट्रियल एक क्लस्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज एक साथ क्या होती हैं, कंबाइन होकर बनी होती है। मतलब कंबाइन क्या मतलब, एक ही रीजन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़। आप बड़ौदा में चले जाओ, मकरपुरा करके एक जगह है, बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी। कलोल, अहमदाबाद में चले जाओ, कलोल जगह करके है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये सारी इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बताया आपको, दिल्ली में ओखला है, नोएडा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी।
तो अब हम आ जाती है केस स्टडी है, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप यहाँ पे पढ़ने की समझने की कोशिश करो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ को भी हमने अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। देखो मेजर इंडस्ट्रीज दुनिया इंडिया में वर्ल्ड में कौन कौन सी है, वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्री कौन कौन सी है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ना, आयरन स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत समय से चलती आ रही हैं। और जो कि अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ है। इसे हम बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं। तो इन्होंने बताया हुआ है ऑलरेडी, तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई। आपको पता होना चाहिए इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ को हम बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। द कंट्री इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो वर्ल्ड में लोकेटेड है वो कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलती है? जर्मनी में देखने को मिलेगी, यूएसए में, चाइना में, जापान में, रशिया में, इन सभी जगहों पे आपको ये आयरन स्टील इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। वहीं पे हम देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी, इंडिया, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये सारी जगह पे आपको देखने को मिलेगी। और वहीं पे मेजर हब्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली, जो अमेरिका में देखने को मिलेगी, कैलिफोर्निया में। और फिर आपको वहीं बेंगलोर में भी, इसको भी हम दूसरी सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, बेंगलोर भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या है, एक हब है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज आपको ऐसे देखने को मिलती है। अब जैसे मैंने बताया आपको क्या है, इमर्जिंग इंडस्ट्री ऑल्सो नोन एज अ सनराइज इंडस्ट्री। दीज इंक्लूड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटलिटी एंड नॉलेज। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी किसमें? इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में। एक स्मेल्टिंग वर्ड है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो स्मेल्टिंग वर्ड मतलब क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स। मेटल को क्या कर रहे हैं हम? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनके ओर से, बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। उसको हीट करके, किसके? उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी आगे हीट करके, उससे हम क्या कर रहे हैं? मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अब जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना, लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज टू कंप्राइजेस वेरियस इनपुट। उसको भी कुछ इनपुट चाहिए होता है, प्रोसेस करनी पड़ती है, और फिर क्या मिलता है आपको? फाइनली आउटपुट मिलता है। और ये जो आउटपुट मिलता है, आप इससे क्या करते हो? दूसरी इंडस्ट्रीज को भी क्या कर देते हो? फीड करते हो। उनको भी चाहिए होते हैं ना, सभी इंडस्ट्रीज को ये सब आयरन और स्टील की ज़रूरत होती है। तो हम आ जाते हैं, देखते हैं। देखो इनपुट में क्या होता है? इंडस्ट्रीज इंक्लूड द रॉ मटेरियल सच एज द आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन, अलोंग विद द लेबर, कैपिटल, साइट, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें इनपुट में ही होती है। और प्रोसेस में क्या होता है? कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व मैनी स्टेजेस। अलग अलग स्टेजेस में हम क्या करते हैं? आयरन ओर को हम स्टील में कन्वर्ट करते हैं। दिस रॉ मटेरियल इज पुट टू द ब्लास्ट फर्नेस। अब देखो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। देखो अब आयरन जो ओर होते हैं ना, इसको एक हम, ये ब्लास्ट फर्नेस है, इसमें हम डालते हैं और इसको खूब हीट करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है? इससे हम क्या कर लेते हैं? अपना स्टील एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये यही चीज़ बता रहे हैं। देखो फर्नेस वेयर इट अंडरगोज इन स्मेल्टिंग, इट इज़ ऑफन रिफाइंड एंड आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच मे बी यूज बाय द इंडस्ट्रीज, अदर इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल। तो दूसरी इंडस्ट्रीज भी इसको क्या कर सकती है? इजीली यूज़ कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। ये देखो आयरन ओर के बारे में बताया हुआ है इन्होंने, कैसे इसका प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। ये ब्लास्ट फर्नेस का एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें क्या डालते हैं? आयरन ओर डालते हो, इसको खूब हीट करते हो। हीट करने के बाद इसमें से क्या करते हो आप? जो मोल्टन आयरन है वो यहाँ से आप निकाल लेते हो, और जो स्लैग होता है, जो अनवांटेड होता है, वो यहाँ से निकल जाता है, हॉट एयर यहाँ से निकल जाती है। तो ये चीज़ें आपको बता रहे हैं। ये क्या होती है? आपकी सिंपल ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम है। मैन्युफैक्चरिंग किसकी हो रही है? आपकी स्टील की हो रही है। तो ये आपको ये पता चल गया आयरन ओर से हम कैसे ले सकते हैं। अब हम जानते हैं स्टील क्या होती है। स्टील टफ होती है एंड इट कैन बी ईजिली शेप। इसको हम शेप दे सकते हैं, कट कर सकते हैं, और वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेशल अलॉय ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर मटेरियल। देखो अब क्या होता है? अलॉय क्या होता है? अलॉय मैं आपको समझाता हूँ। अलॉय देखो सिंपल होता है बेटा, 2 से 3 मेटल आपने लिया और एक साथ उनको क्या कर दिया? एक मेटल 2 मेटल उनको मिलाया और आपने क्या बना दिया? अलॉय। उससे 3rd मेटल आपका तैयार हो गया। अब देखो आपने देखा होगा स्टील जो होती है उसमें जंग लग जाता है, आयरन जो होता है उसमें जंग लग जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसमें अलॉय बना देते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं? मिक्सचर कर देते हैं। तो क्या होता है? जंग से आप इजीली बच सकते हो। तो इसमें ये आपको बता दिया जैसे कौन कौन से आप मिक्स कर सकते हो। एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, ये सारे क्या कर सकते हो आप? मिक्स करके एक नया अलॉय तैयार कर सकते हो। स्टील क्या होती है? अनयूजुअल हार्डनेस देखने को मिलती है, उसमें टफनेस देखने को मिलती है, और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट, मतलब जंग से लगने में बच जाती है। ये आपने देखा होगा।
तो आपके घरों में जो थाली आती है बेटा वो कैसे बनती है? स्टील और जो आयरन और क्रोमियम मिल के क्या बन जाती है आपकी घरों में जो थाली आती है ना, उसमें जंग लगता है क्या? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? सिंपल सी बात है, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, अलॉय बना दिया। अलॉय बनाने के बाद क्या हो गया, आपके घरों में जो थाली है उसमें जंग नहीं लगा। अगर वो अलॉय नहीं करते तो आपकी थालियों में जंग लग सकता था। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो स्टील को हम क्या बोलते हैं? एक बैकबोन है। हर जगह पे स्टील की रिक्वायरमेंट है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इन आइदर द मेड ऑफ द आयरन और स्टील हैज़ मेड विद द टूल मशीनरी। जो भी मशीन के टूल्स होंगे वो सारे क्या हैं, इसी मेटल से मिलके बने होते हैं। शिप देखो, ट्रेन देखो, ट्रक देखो, आप ऑटोज देखो, आप जो भी है मेड लार्जली ऑफ स्टील। ये सारी चीज़ें बने होते हैं, स्टील से ही बने होते हैं। इवन द सेफ्टी पिन्स, जो आप घरों में सेफ्टी पिन्स होती है, नीडल्स होती है, यू यूज़ मेड फ्रॉम द स्टील। ये सारी चीज़ें किससे बनी होती है? स्टील से ही बनी होती है। ऑयल वेल आर ड्रिल विद द स्टील मशीनरी। जो ऑयल के कुएँ होते हैं वो खोदे जाते हैं किससे? स्टील की मशीनरी तो होती है। स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल, स्टील की पाइपलाइन होती है जो ऑयल को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। मिनरल आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट। जो मिनरल आप माइन कर रहे हो वो भी किससे ही बने हुए हैं? स्टील के इक्विपमेंट से ही तो बने हुए हैं सारे के सारे। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील। लार्ज बिल्डिंग हैव अ स्टील फ्रेमवर्क। तो मतलब ये सारी जितनी भी बिल्डिंग वगैरह देखते हो सभी क्या है, स्टील की तो बनी होती है। तो ये आपको चीज़ें पता चल गई बेटा, स्टील मतलब हर जगह ये बैकबोन कहलाता है। अब हम जो 1800 से पहले जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होती है ना, वो कहाँ पे लोकेटेड होती थी? वेयर द रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजिली अवेलेबल, वहाँ पे लोकेटेड होती थी। लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द स्टील इंडस्ट्रीज वर नियर कोल फील्ड के पास। क्यों? ताकि उनको क्या हो सके, इजीली पावर मिल सके। और क्लोज टू द कैनाल, नदियों नहरों के पास हो सके। एंड रेलवेज के पास, ऐसी ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज को डेवलप करने लगे। अब आफ्टर 1950 के बाद क्या होने लगा? देखो 1950 के बाद क्या हो गया, आयरन जो स्टील इंडस्ट्रीज थी वो कहाँ पे बिगन टू लोकेटेड? लार्ज एरिया ऑफ द फ्लैट लैंड पे नियर द सी के पास में। सी पोर्ट जो होते हैं ना, जो जहाज होते हैं, वहाँ पे नज़दीक में इंडस्ट्रियल सेटअप करने लगे। क्यों? क्योंकि देखो समुद्र के उस पार से जो भी आपके और आते थे उसको क्या करना, प्रोसेस करना पड़ता था, वापस से भेजना पड़ता था। तो अब अंदर लेके आओगे फिर ये सारी चीज़ें, तो बड़ा कॉस्ट बढ़ जाता था। तो इन्होंने क्या किया, सी पोर्ट के नज़दीक में ही क्या करने लगे, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने लगे। दिस इज बिकॉज बाय टाइम द स्टील वर्क हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन और हैड बिकम इम्पोर्टेड फ्रॉम द ओवरसीज। मैंने बताया ना, समुद्र से उस पार से आने लगा, इसकी वजह से ऐसा होने लगा। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड टेकिंग। देखो इंडिया में हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये देखो आपको बताया हुआ है कहाँ कहाँ पे, आपको एक छोटा सा मैप भी है, ये भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, ये देखो ये सारी स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं। एक मिनट देखो यहाँ से, ये सारे आपको स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया हुआ है। ये देखो ये आप अमेरिका में देखोगे, यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें, कनाडा में, फिर इंडिया में भी ये देखो यहाँ पे देखने को मिलती है आपको बोकारो। ये सारी जगह मैं आपको अभी बताऊंगा इंडिया में कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है। आपको साउथ अफ्रीका में भी देखने को मिलती है, ऑस्ट्रेलिया, ये जापान, ये सारी जगह पे क्या मिल रहा है, मतलब लगभग देखोगे तो आप समुद्र के किनारे पे ही सारी इंडस्ट्रीज़ क्या हो रही हैं, सेटअप हो रही हैं, इंडस्ट्री जो भी आपकी स्टील इंडस्ट्रीज है। तो अब हम देखते हैं अब एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया में भी देखते हैं, देखो इंडिया में क्या है, रॉ मटेरियल जो लाते हैं यहाँ पे, क्यों लाते हैं? क्योंकि यहाँ पे इजीली क्या है, लेबर क्या है, चीप है, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट भी इजीली अवेलेबल है। ऑल द इम्पोर्ट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एज द भिलाई, दुर्गापुर, बनपुर, उसके बाद जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो, सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ द ओवर 4 स्टेट। ये सारे यहीं पे ही नज़दीक में ही ये क्या है, सेटअप है। ये कौन कौन से 4 स्टेट में लगभग सेटअप है ये सारी इंडस्ट्रीज? लगभग वेस्ट बंगाल में देखोगे आप, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में, यहीं पे मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आपकी सेटअप कर दी है। भद्रावती आप देखोगे, भद्रावती विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश और फिर सलेम इन तमिलनाडु आर द इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर यूटिलाइजिंग द लोकल रिसोर्सेज। और फिर इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज इज अ प्रोडक्शन इंक्रीजेज फ्रॉम 1 मिलियन। हम पहले जो स्टील प्रोडक्शन करते थे ना, प्रोडक्शन कितना, 1 मिलियन का इन 1947 में, 1 मिलियन टन हम 1947 में प्रोड्यूस करते थे। लेकिन आज हम 2002 में कितना प्रोड्यूस करने लगे, 30 मिलियन टन। तो समझ सकते हो तो किस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम डिस्कस करेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर। अब देखेंगे आप 1947 के पहले इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी थी, ये भी प्राइवेट ओन कंपनी थी। कौन सी?
यही जो आपकी बता रखी है ना। तो इसका नाम आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो ये प्राइवेटली ओन्ड कंपनी थी जैसे मैंने बताया। तो आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए और बहुत सारी आयरन स्टील कंपनी को सेटअप किया। जो टिस्को थी वो कब स्टार्ट हुई थी, ये 1907 1907 में कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, साकची बोले उसे, है ना, साकची, नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुवर्णरेखा एंड द खरकाई इन झारखंड। मतलब झारखंड में कौन सी रिवर, सुवर्णरेखा और खरकाई। कन्फ्लुएंस मतलब कहाँ पे होता है बेटा, जहाँ पे दो नदियाँ मिल रही हो ना, उसे हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस। तो इस नदी के किनारे ये कंपनी क्या हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी। जियोग्राफिकली जमशेदपुर जो है, जियोग्राफिकली आप इसको अगर देखो जमशेदपुर को, तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है ये, मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन स्टील सेंटर इन द कंट्री। मतलब ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन थी इस कंपनी के लिए। तो ये आप देख सकते हो, ये आपको दिखा रखा है एक सिंपल डायग्राम, लोकेशन इस कंपनी का, टाटा स्टील का। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। देखो, और जो साक्षी जो कंपनी है, साक्षी में, तो चूजन टू सेटअप द स्टील प्लांट फॉर द सेवरल रीजन। क्यों, क्योंकि ये दिस प्लेस वॉज 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालीमती स्टेशन ऑन द वेस्ट बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। मतलब ये कालीमती रेलवे स्टेशन है ना, उससे सिर्फ और सिर्फ कितना किलोमीटर था, 32 किलोमीटर दूर था। और कौन सी रेलवे लाइन पे आता है ये, बंगाल और नागपुर की रेलवे लाइन पे ये स्टेशन आपका देखने को मिलता है। इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर, ये आयरन ओर के क्लोज में था। और फिर कोल भी यहाँ पे इजीली मिल रहा था, मैंगनीज भी आपको अच्छे खासे मिल जा रहे थे, मैंगनीज के डिपॉजिट अच्छे खासे आपको देखने को मिलते थे। एज वेल एज कलकत्ता विच प्रोवाइड अ लार्ज मार्केट, और कलकत्ता भी क्या था, नज़दीक में था, जो इनको बहुत बड़ी मार्केट प्रोवाइड कर रहा था। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम द झरिया कोलफील्ड। टिस्को को कोल कहाँ से मिलता था, झारिया कोलफील्ड थी जो वहाँ से। एंड आयरन और कहाँ से, आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम द उड़ीसा। ये सारी चीज़ें ये उड़ीसा से लेते थे। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन दोनों जगह से ये सारी चीज़ें लेते थे। कौन कौन सी चीज़ें लेते थे, तो ये आपका कोल झारिया फील्ड से ले लेते थे। और फिर आयरन, मैंने बताया आयरन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज, ये सारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से इन्हें ये सारी चीज़ें मिल जाती थी। द खरकई एंड सुवर्णरेखा रिवर एंश्योर द सफिशिएंट वाटर सप्लाई। अब ये वाटर सप्लाई भी इनको अच्छी खासी मिल जाती थी इन दोनों नदियों में से। जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइडेड एडुकेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। अब फिर बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इन्हें और ज़्यादा पैसा दिया कि आप हाँ इसको और अच्छी तरीके से डेवलप करो। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट वर सेटअप आफ्टर टिस्को। फिर जमशेदपुर में टिस्को के बाद काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज और प्लांट सेटअप हुए हैं। दे प्रोड्यूस केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट्स, केबल, वायर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या होने लगी, प्रोड्यूस होने लगी। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब जैसे जैसे देखो मैंने बताया ना आपको, क्या होता है, जैसे जैसे आयरन और स्टील का डेवलपमेंट होता चला गया ना, वैसे वैसे हमारे इंडिया में, कंट्री में बहुत सारी कंपनियों का, दूसरी कंपनियों का भी डेवलपमेंट अच्छा खासा होने लगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हेविली ऑन द आयरन स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता ही है, कोई भी कंपनी हो वो टोटली डिपेंड किस पे होती है, आयरन और स्टील पे, कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा खासा बन जाए। तो उस हैविली डिपेंड होती है किस पे, ये स्टील आयरन पे। तो ये सारी चीज़ें देख लिया आपने। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ द लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एज वेल एज द, दो इंडियन जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हैं कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एज वेल एज द मिनी स्टील मिल्स। इंडिया में आप देख लोगे आप, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इट इज़ इंक्लूड द सेकेंडरी प्रोड्यूसर। सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं बेटा, एक प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, एक सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर मतलब जहाँ पे सामान्य चीज़ें बन रही हैं। रोलिंग मिल्स, एंसिलरी इंडस्ट्रीज़, ये काफ़ी इंडस्ट्रीज़ का क्या हुआ, बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हुआ। अब एक इन्होंने बताया हुआ है पिट्सबर्ग के बारे में। तो पिट्सबर्ग के बारे में हम जान लेते हैं। देखो ये कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी of United States of America. The steel industry at Pittsburgh enjoy the location advantages. अब वहाँ की लोकेशन का एडवांटेजेस भी ये लोग बहुत अच्छे लेते हैं। एक केस स्टडी बता रहे हैं पिट्सबर्ग की, तो आपको ये समझना है इसको। तो सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल अवेलेबल लोकली, वहाँ पे कोल भी अवेलेबल है, आयरन और भी इजीली अवेलेबल है। नज़दीक में माइन है ना, आयरन माइन। फिर उसके बाद माइन
मिनेसोटा अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम द पिट्सबर्ग। जो मिनेसोटा है वहाँ पे, वो भी क्या है, जो जो माइन है ना, आयरन माइन, जो कितना किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर फ्रॉम द पिट्सबर्ग। बिटवीन दीज माइन पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली। तो ये एक इनके बीच में जो और को यहाँ से पिट्सबर्ग से और क्या बोलते हैं, मिनेसोटा से पिट्सबर्ग में जो आयरन और लाया जाता है ना, वो बेस्ट कनेक्टेड है और बेस्ट चीप भी है ना। तो इन्होंने देखो कनेक्टिविटी कैसे बनाई हुई है, ये आपको बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं। तो शिपिंग और चिपली भी है। द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिलता है। ट्रेन भी इजीली अवेलेबल देखने को मिलती है आपको। यहाँ पे ग्रेट लेक्स भी है पिट्सबर्ग में आपको देखने को मिलेगी। और द ओयो मोनोगेला एंड एलिगेनी, ये रिवर्स जो उनको एडिक्वेट वाटर सप्लाई भी आपको प्रोवाइड करती हैं, ये वहाँ पे पिट्सबर्ग की बात कर रहा हूँ मैं। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन द पिट्सबर्ग इटसेल्फ। अब आज की तारीख में देखोगे तो बहुत ही कम स्टील मिल्स वहाँ पे देखने को मिलती है। दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ द मोनोगेला एंड द एलिगेनी रिवर अबाउट द पिट्सबर्ग। अब वहाँ पे देखो पिट्सबर्ग के ऊपर जो ऊपर की साइड जो वैली आपको देखने को मिलेगी, तो कौन कौन सी रिवर वैली देखने को मिलेगी, मोनोगेला और एलिगेली। लेकिन आपको पिट्सबर्ग के नीचे जो देखने को मिलेगी वो ओयो रिवर देखने को मिलेगी। फिनिश स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रोड। तो जो फिनिश्ड यहाँ पे जो स्टील इंडस्ट्रीज होती है ना ये पिट्सबर्ग में, वो क्या करती है, अपनी जो फिनिश गुड बनाते हैं वो कहाँ पे भेज देते हैं, सिंपल सीधा साधा मार्केट में भेज देते हैं बेटा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। लैंड और वाटर दोनों तरीके की फैसिलिटी वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो पिट्सबर्ग की स्टडी आपको समझ के थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि एरिया कैसा चाहिए होता है। पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, है ना, देन द स्टील मिल्स। अब वहाँ पे बहुत सारी दूसरी भी फैक्ट्री आ गई हैं स्टील मिल के अलावा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरे की लेबर शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया उन्होंने क्या कर दिया वहाँ पे डेवलप कर दिया। These use the steel as their raw material to make many different products such as the railroad equipment, और फिर उसके बाद हैवी मशीनरी, रेल्स, ये सारे आयरन का यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई बेटा। तो आपको एक पिट्सबर्ग की केस स्टडी बताई हुई है, पिट्सबर्ग में कैसा कैसा है, तो वो आपको देख लेना और ज़्यादा कुछ नहीं देखना। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम डिस्कस करते हैं अपना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम द यार्न इज एन एंशियंट आर्ट। मतलब यार्न से हम क्लॉथ को क्या कर रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं। कॉटन वूल सिल्क जूट फ्लैक्स हैव बीन यूज फॉर मेकिंग अ क्लोथ। ये सारी चीज़ें की, कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क जूट फ्लैक्स, ये सारी चीज़ें किसके लिए यूज़ हो रही है, कपड़े बनाने के लिए। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, रॉ मटेरियल के बेसिस पे। फाइबर आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब डिफरेंट टाइप के फाइबर भी होते हैं। तो फाइबर कैन बी नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर। जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, वूल से। वो कैसे, वो कौन कौन से होते हैं, देखो, वूल, सिल्क, कॉटन, ये सारे लाइनन, ये सारे क्या है, और जूट, ये सारे क्या है, नेचुरल फाइबर्स हैं। और जो मैन मेड फाइबर होते हैं ना, वो कौन कौन से हैं, वो है आपके नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और रेयन। ये सारी क्या है आपको, ये आपके मैन मेड फाइबर्स हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या है, ये एक वीविंग है आर्ट, किस कपड़े तैयार करने की, यार्न से क्लॉथ तैयार करने की। आपको पता चल गया डिफरेंट टाइप के हमने फाइबर्स देखे, मैन मेड फाइबर और नेचुरल फाइबर भी यहाँ पे आपने देख लिया। अब हम आ जाते हैं, देखो, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। देखो ऐसे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सारी है, लेकिन उनमें से जो सबसे ओल्डेस्ट है ना वर्ल्ड में, वो कौन सी है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी कॉटन क्लॉथ वॉज मेड यूजिंग द हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स। जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था ना, तो कॉटन क्लॉथ जो होते थे ना, वो कैसे बनाए जाते थे, हाथों की सहायता, स्पिनिंग करके, व्हील को जो आपने देखा होगा गांधी जी चल के घुमाते रहते थे, उसकी सहायता से। और फिर लूम्स में, नाउ इन 18th सेंचुरी द पावर लूम फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री। अब जब वहाँ पे, अब 18th सेंचुरी के बाद क्या आ गया, पावर लूम्स आ गए यहाँ पे। और पावर लूम्स ने क्या कर दिया, डेवलपमेंट करी अच्छी खासी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। फर्स्ट इन द ग्रेट ब्रिटेन, लेटर द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले कहाँ पे हुआ, ग्रेट ब्रिटेन में, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो ब्रिटेन में ही हुआ था ना, यूके में ही हुआ था। तो उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे इंडिया, टुडे इंडिया में भी देखने को मिलेगा, चाइना, जापान, यूएसए,
दे आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये आपको पता चल गया। अब देखो कि इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। अब बिफोर बिफोर ब्रिटिश रूल हैंड इंडिया में जो ब्रिटिश रूल के पहले तो इंडिया में कैसे स्पिन करते थे, तो चलो वो भी मैं बताता हूँ। देखो पहले आप एक मैप देख लो कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलती है कॉटन इंडस्ट्रीज। ये हो गया आपका बेटा मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे कनाडा है ना, ये कनाडा का पार्ट है। आप ये साउथ अफ्रीका में देख लो, फिर ये आप अलग अलग जगह पे पूरे यूरोप में देख लो, आप ये इंडिया में देख लो, आप पाकिस्तान में देख लो, और फिर ये चाइना में है, ये जापान में है ना। तो ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जो अब जब इंडिया में अंग्रेज नहीं थे है ना, तो क्या होता था, इंडिया कैसे अपने कपड़े वीव करता था, तो सिंपल सी हाथों की सहायता से करता था है ना, स्पिन करके और चरखा चला चला के अपने हाथों से बनाता था कपड़े। और ऑलरेडी हैड बिन वाइड मार्केट, उसका ऑलरेडी क्या था, बहुत बड़ा मार्केट भी था इंडिया का। जैसे कि कौन कौन सा इन्होंने दिया है, मुस्लिम ढाका में जो बहुत फेमस था मुस्लिम, और चिंटैज जो कहाँ पे था, मसूलीपट्टनम में, कैलिकोज जो कैलिकट में स्थित था। ये सारे स्टेशन से जो बहुत फेमस थे। यानी गोल्ड रोड कॉटन, पीस ऑफ बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस थी। वह ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन। तो मतलब ये जितनी भी सिटीज़ के नाम लिए ना मैंने, ये पहले वर्ल्ड में क्या होते थे, बहुत फेमस होते थे अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए, मतलब अपने डिज़ाइन के लिए, क्वालिटी के लिए, अच्छी क्वालिटी अच्छा डिज़ाइन इनको ये प्रोवाइड करते थे। बट द प्रोडक्शन ऑफ द हैंड वोवन कॉटन टेक्सटाइल वॉज द एक्सपेंसिव। बट लेकिन ये क्या थी, हाथ से जो भी मेहनत कर रहे हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है, और बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूमिंग हो रहा है इसमें है ना। और फिर ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन। और देखो जो ट्रेडिशनल थी ना, हाथ से लोग इतना काम करते थे, लेकिन जो कंपटीशन आ गया, न्यू टेक्सटाइल मिल्स आ गई, वो जो वेस्ट से आई, तो उसने क्या किया, उसने कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी कपड़ों को और सस्ता कर दिया। ये लोग जो बेचते थे ये ट्रेडिशनल, ये महंगे पड़ जाते थे, और ये लोग सस्ता और अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक्स ये लोग तैयार करने लगे। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुई, ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाई। द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल वॉज स्टैब्लिश इन मुंबई 1854 में। इंडिया में बात करें तो 1854 में सबसे पहले जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कहाँ पे सेटअप हुई, मुंबई में। इसकी ये सबसे पहले सक्सेस है इंडिया में। तो द वार्म मोस्ट क्लाइमेट, पोर्ट्स, इंपोर्टिंग मशीनरी, और फिर ये अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, मतलब सेमी स्किल्ड लेबर, रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपांशन ऑफ द इंडस्ट्री इन दिस रीजन। मतलब यहाँ पे ये सारे चीज़ें सूटेबल थी। यहाँ का क्लाइमेट भी वार्म था, वार्म मॉइस्ट, और पोर्ट भी इजीली अवेलेबल थे मशीनरी के लिए। और फिर उसके बाद रॉ मटेरियल भी यहाँ पे अच्छे अच्छे खासे थे, स्किल्ड लेबर आपको मिल जाते थे, सेमी स्किल्ड लेबर मिल जाते थे। और फिर इसका क्या हो गया, रैपिड एक्सपांशन इसी वजह से इस रीजन में देखने को मिलता है। इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब देखने को मिलेगी, अब आपको देखने को मिलेगा ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रही हैं, बिकॉज द फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, लेकिन आजकल तो हम ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं ना। एंड रॉ कॉटन इज़ अ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटीरियल। अब सो दिस इंडस्ट्री हैज़ स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। अब हर जगह ये इंडस्ट्रीज फैलने लग गई। जैसे कुछ इन्होंने नाम बताए, जैसे कोयम्बतूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी, पानीपत आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर। ये सारे किसके इंपॉर्टेंट सेंटर है आज जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप हो गई है ना। अब ये बात करें, एक केस स्टडी दे रहे हैं किसकी, अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद की केस स्टडी बेटा सिंपल सी है। देखो गुजरात में ये कहाँ पे स्टैब्लिश है, गुजरात स्टेट में है, साबरमती के किनारे पे है। तो फर्स्ट मिल यहाँ पे कब स्टैब्लिश हुई थी, 1859 में। तो सून ये बिकम दुनिया की, मतलब इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बन गई। किसमें, आफ्टर मुंबई के बाद। तो सबसे पहले तो कौन थी, मुंबई थी ना, वो 1854 में बनी थी। उसके बाद ये क्या हो गई, दूसरी हो गई। तो ये आपको पता चल गया। इसको हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अब यहाँ पे इतनी फ्लरिश क्यों हुई ये इंडस्ट्री, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पे फेवरेबल लोकेशन फैक्टर आपको ये सारे रिस्पॉन्सिबल होने लगे है ना, फेवरेबल चीज़ें होने लगी। जैसे आपने एग्जांपल, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे क्या था, कॉटन अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता था, इजीली रॉ मटेरियल आपको मिल जाता था, ह्यूमिड क्लाइमेट था, स्पिनिंग वीविंग सब चीज़ के लिए आइडियल
कंडीशन यहाँ पे इजीली अवेलेबल होती थी। और फिर उसके बाद स्पिनिंग और वीविंग इजीली हो जाती थी यहाँ पे। और ज़मीन कैसी थी, फ्लैट थी। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड सिचुएटेड इन द स्टैब्लिश ऑफ द मिल, तो लैंड भी क्या थी, इजीली अवेलेबल हो गई थी। और पॉपुलेशन यहाँ की क्या थी, डेंस थी। और देखो पॉपुलेशन, देखो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात प्रोवाइड द बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। उनको लेबर भी अच्छे खासे मिल जाते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या होते थे, महाराष्ट्र और गुजरात में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर मिल जाते थे इजीली। अब लेबर मिल जा रहे हैं तो चीज़ें अच्छी खासी डेवलप भी होंगी। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवेज, ये रोड और रेलवेज भी अच्छी खासी चीज़ें डेवलपमेंट होने लगी। और परमिट भी मिलने लगा इजीली ट्रांसपोर्टेशन का। और फिर अब धीरे धीरे क्या हो गया, पूरी कंट्री में क्या कर गए, फैलाने लग गए। दस प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू द मार्केट, मार्केट भी क्या हो गया, इन्हें इजीली मिलने लग गया। मुंबई पोर्ट नियर बाय फैसिलिटी द इम्पोर्ट मशीनरी एंड एक्सपोर्ट द कॉटन टेक्सटाइल। तो अब क्या हो गया, इम्पोर्ट यहाँ से अहमदाबाद से मुंबई की जो मुंबई का जो पोर्ट था वो नज़दीक पड़ रहा था, तो यहाँ से ये लोग क्या करते थे, मशीन इंपोर्ट कर लेते और कॉटन इंडस्ट्री क्या करते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। बट रिसेंट ईयर अब अहमदाबाद में क्या होने लगे, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, वो क्या हो गई, प्रॉब्लम में आ गई। क्यों? क्योंकि सेवरल टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिल्स हैव क्लोज डाउन। अब इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बेटा इन्होंने न्यू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आने लगी ना, वो नई नई टेक्नोलॉजी लाने लगी, और इनके पास नई टेक्नोलॉजी थी नहीं, वे पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रहे थे। तो जब पुरानी टेक्नोलॉजी से काम करोगे तो काम कैसे चलेगा बेटा। तो इसकी वजह से क्या हो गई, इनका कंपटीशन खत्म होता चला जा रहा है। अब मार्केट में इनकी डिमांड कम होती चली जा रही है। अब एक केस स्टडी है ओसाका, जापान की भी हम केस स्टडी कर लेते हैं जी। इसको भी हम मैनचेस्टर ऑफ जापान बोलते हैं, है ना। ये ओसाका सिटी है कहाँ पे, जापान में। ये मैनचेस्टर ऑफ जापान, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी कॉटन टेक्सटाइल का इंडस्ट्री बिजनेस अच्छा खासा चलता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन द ओसाका ड्यू टू द सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर। अब वहाँ पे भी जियोग्राफिकल फैक्टर अच्छा होगा तभी तो कोई इंडस्ट्री डेवलप होगी। द एक्सटेंसिव प्लेन around the Osaka ensured the land was easily available for the growth of the cotton textile mill। तो लैंड अवेलेबल था अच्छी खासा, तो वहाँ पे आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी अच्छी खासी ग्रोथ होने लगी। आपका क्लाइमेट कैसा था, वार्म था, ह्यूमिड था, है ना। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ वेल सुटेटेड फॉर द स्पिनिंग एंड वीविंग। ये स्पिनिंग और वीविंग करने के लिए, स्पिनिंग और वीविंग क्या होती है बेटा, ये ऑलरेडी मैंने पहले बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप इनको पीछे लेक्चरों में जाओगे ना तो आपको देखने को मिलेगी चीज़ें। द रिवर योदो, अब यहाँ पे इसके नज़दीक में, ओसाका सिटी के नज़दीक में रिवर योदो देखने को मिलती है। तो बेटा आपको नाम ध्यान में रखना है, योदो रिवर। जो आपको खास करके जो इसमें नाम रिवर के नाम आ रहे हैं ना, योदो रिवर, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपसे पूछ सकते हैं। सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल, ये योदो जो रिवर थी ना, ये वाटर सप्लाई कर रही थी मिल को। लेबर यहाँ पे इजीली अवेलेबल होते थे। और जो पोर्ट की लोकेशन थी वो भी अच्छी खासी यहाँ पे इजीली अवेलेबल थी। इंपोर्ट कर सकते थे इजीली क्या, रॉ मटेरियल, और एक्सपोर्ट कर सकते थे क्या, टेक्सटाइल की जो भी, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी यहाँ पे क्या थी, अच्छी खासी देखने को मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड कम्प्लीटली अपॉन द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। जो ओसाका की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना, क्योंकि वहाँ पे कॉटन तो होते नहीं थे ग्रो, तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल था ना, वो बाहर देशों से ही डिपेंड होना पड़ता था इन्हें, कि रॉ मटेरियल आएगा तो तभी हम क्या कर पाएंगे, आपकी क्लोथ तैयार कर पाएंगे, फैब्रिक्स तैयार कर पाएंगे। तो ये जो कॉटन थे वो कहाँ से इंपोर्ट करते थे, इजिप्ट, चाइना, इंडिया, यूएसए, यहाँ से इंपोर्ट करते थे। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ मोस्टली एक्सपोर्ट एंड गुड क्वालिटी ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। तो देखो जो इसके जो फिनिश प्रोडक्ट इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड, सारे जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं ना, सारे एक्सपोर्ट हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि मार्केट अच्छी खासी थी। और मार्केट अच्छी खासी क्यों थी? क्योंकि ये लोग गुड क्वालिटी प्रोवाइड करते थे और लो प्राइस भी देते थे, इसके लिए यहाँ की मार्केट क्या होती थी, अच्छी खासी होती थी। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटी इन द कंट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन चुकी थी। तो ऑफ लेट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज़ बीन रिप्लेस बाय द अदर इंडस्ट्रीज। अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये इंडस्ट्रीज़ की जगह दूसरी इंडस्ट्रीज़ ने ले ली। जैसे कि आप देख सकते हो, आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ ने ले ली, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट। अब यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री अलग अलग खुलने लग गई है। तो अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब वहाँ पे अब थोड़ी कम हो गई है। तो आपको समझ लिया, आपने एक इंडिया की केस स्टडी, अहमदाबाद की केस स्टडी ली, और दूसरी आपने ली ओसाका की केस स्टडी। अब यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी बेटा, कैसे कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। अब हम आपने मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब हम डिस्कस करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक सनराइज़ कंपनी है। जैसा कि हमने पहले अपने लेक्चरों में पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो ये देखो कि क्या कोई कंपनी है जो 24 आवर काम कर सकती है, कैसे काम कर सकती है। तो हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इंडिया और अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने मिलके एक जॉइंट वेंचर चलाया। जॉइंट वेंचर में इन्होंने क्या किया, हम कि 24 आवर काम करेंगे। 24 आवर मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे दिन होता है तो वहाँ पे रात होती है, वहाँ पे रात होती है तो यहाँ पे दिन होता है। तो इन्होंने क्या बोला, एक प्रोजेक्ट, जैसे कोई भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, जैसे दिन में डैनी कैलिफोर्निया में काम करता है और उसका दिन ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, वहाँ पे रात होने लग जाती है, तो यहाँ पे दिन होने लग जाता है। तो दिन में इंडिया में क्या कौन होता है, स्मिता। जो स्मिता क्या करती है, वो दिन भर काम करती है और अपनी रिपोर्ट को क्या कर देती है, डैनी के पास अपडेट कर देती है। तो इस हिसाब से क्या करते हैं, दिन रात काम करते हैं। शिफ्ट वाइज वर्क चलता है यहाँ पे, शिफ्ट वाइज वर्क चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, चीज़ें 24 कंटिन्यूस रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें बता रखी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। देखो जैसे, एक मिनट, जैसे जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्री डील करती है किसके साथ, आपके ये डील करती है स्टोरेज, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब ये क्या करती है, स्टोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, उसको प्रोसेस करती है, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसी बेसिस पे आपकी कंपनी ये डील करती है। टुडे दिस इंडस्ट्री इज़ बिकम द ग्लोबल। ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बन गई है और ये बहुत ग्लोबली बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। दिस इज़ ड्यू टू द सीरीज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक इवेंट। अब हर इंसान क्या हो गया, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगा है। पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल नॉलेज गेन करनी है आपको, कोई भी नॉलेज गेन करनी है, सोशल इकोनॉमिक आपके बारे में, मतलब आपके कंट्री में कैसा चल रहा है, तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, आईटी सेक्टर से तो मिलती है। ये सारे काम यही लोग तो करते हैं। तो द मेन फैक्टर जो गाइडलाइन, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, ये सारी क्या है यहाँ पे, ये सारे फैक्टर क्या है, अच्छे खासे रोल प्ले करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है, रिसोर्सेज क्या है, इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या है, थोड़ी एज कम्पेयर टू सस्ती है। मेजर हब्स ऑफ द आईटी इंडस्ट्री ये सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया और बेंगलुरु में आपको देखने को मिलती है। तो बेंगलोर इस कहाँ पे लोकेटेड है, देखो बेंगलोर लोकेटेड है आपका डेक्कन प्लेट्यू में, जो कि कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका स्टेट में है ना। तो इसको हम इसीलिए हम इसको सिलिकॉन प्लेट्यू भी जाने जाते हैं। देखो, द सिटी इज़ नोन एज अ माइल्ड क्लाइमेट, नोन फॉर द माइल्ड क्लाइमेट। वहाँ पे क्या है, क्लाइमेट क्या है, अच्छा खासा माइल्ड क्लाइमेट है। पूरे साल वहाँ पे ऐसा नॉर्मल क्लाइमेट रहता है, ज़्यादा ठंड नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं। तो सिलिकॉन वैली इज़ अ पार्ट ऑफ द सांता क्लारा वैली। तो सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ के हैं, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है। कैलिफोर्निया, ये किसका पार्ट है, सांता क्लारा वैली। और ये रॉकी माउंटेन के नज़दीक में ही देखने को मिलती है। और आपको नॉर्थ अमेरिका में, मैंने बता दिया आपको द एरिया, यहाँ का जो एरिया है वो कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट होता है। और टेम्परेचर क्या होता है, कभी भी 0 डिग्री से नीचे नहीं जाता है, कभी कभी जाता है, लेकिन हाँ ये क्या है, एक बेस्ट कंडीशन है यहाँ पे लोगों के काम करने के लिए, दिन रात काम करने के लिए। द लोकेशन एडवांटेज ऑफ द सिलिकॉन प्लेट्यू, बेंगलुरु एंड सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पेज। तो ये सारी जो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, बेंगलोर में तो बहुत सारी सिटीज़, मतलब इंडिया में जो है बेंगलोर तो बहुत फेमस हो गई है। उसके बाद भी कुछ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इमर्जिंग सिटीज़ आ रही है, जैसे सच एज मुंबई, दिल्ली। आगे मैं डिस्कस करूँगा आपको। जैसे ये बता रहे हैं यहाँ पे बेंगलोर के बारे में इन्होंने बताया। देखो बेंगलोर के बारे में बताया इन्होंने, जो बेंगलोर में है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि आईटी वगैरह के हैं, वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आपको बेंगलुरु में देखने को मिलते हैं। सिटी कंसीडर डस्ट फ्री सिटी है ना। लो कॉस्ट लिविंग है यहाँ पे, खाने की भी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और गवर्नमेंट ने क्या किया था यहाँ पे, कर्नाटका में आईटी से पॉलिसी रूल जो बना दिया था, कब, 1992 में बना दिया था। द सिटी इज़ द लार्जेस्ट वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल मैनेजर्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट जो और वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी है किसकी, स्किल्ड मैनेजर्स की और वर्क एक्सपीरियंस लोगों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। तो अब यहाँ पे और बात कर रहे हैं, क्लोज टू द सम ऑफ द मोस्ट एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर इन द वर्ल्ड। ये है, ये किसकी बात कर रहे हैं, कैलिफोर्निया की बात कर रहे हैं ना। प्लेजेंट क्लाइमेट, यहाँ पे अट्रैक्टिव क्लाइमेट है, क्लीन इन्वायरमेंट है, प्लेंटी ऑफ स्पेस, डेवलपमेंट, फ्यूचर एक्सपांशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। लोकेटेड मेजर
यहाँ पे ये जो सिटी है कहाँ पे लोकेटेड है, रोड के नज़दीक में है, और एयरपोर्ट भी यहाँ पे नज़दीक पड़ते हैं। गुड एक्सेस ऑफ द मार्केट, स्किल्ड वर्कफोर्स, यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, आपको सिलिकॉन वैली के बारे में। ऊपर आपको किसके बारे में बताया गया था, बेंगलुरु के बारे में। तो अब मैंने बताया कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, अब नई नई सिटीज़ बन रही है जो आईटी हब के नाम से जानी जा रही है, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, हैदराबाद हो गई, चेन्नई हो गई, और अदर सिटीज़ भी, जैसे कि आप देखोगे गुड़गांव बहुत फेमस हो रहा है आजकल, तो पुणे, त्रिवेंद्रमपुरम, कोची, चंडीगढ़, ये सारी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है किसके, आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो हाउ एवर द बेंगलोर हैज़ ऑलवेज हैड यूनिक एडवांटेज सिटी विज द हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द मिडिल टॉप ऑफ द मैनेजमेंट टैलेंट। तो बेंगलोर तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एडवांटेज आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा टॉप मैनेजमेंट आपको बेंगलोर में ही देखने को मिलता है। तो अब हमने यहाँ पे चैप्टर ख़त्म कर दिया है बेटा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर पे। अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछें, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन ये लोग बोल रहे हैं, क्या हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये लोग बोल रहे हैं व्हाट इज मीन बाय द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया जहाँ पे आपकी क्या, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, इसे हम बोलते हैं इंडस्ट्री। आपको पता चल गया। आप इसको चाहो थोड़ा और एलाबोरेट कर सकते हो, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको एक क्रक्स मिल जाए, आप उसको एलाबोरेट कर सकते हो। वन विच आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, मतलब क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन के लिए। तो मैंने आपको बताया लेबर, वाटर, ये सारी चीज़ें जो भी होती है, लेबर, वाटर, लैंड, मार्केट, और पोर्ट, रोड, पावर, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, जो मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था। विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर्ड एज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई। स्टील, मैंने बताया स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है, वो बैकबोन है हर इंडस्ट्रीज़ की। क्यों, क्योंकि हर इंडस्ट्री में आपको मशीनरी बनानी है, हर इंडस्ट्री में आपको कार बनानी है, हर इंडस्ट्री में जो भी इंपोर्ट करने हैं मशीनरी, मतलब कोई भी इंडस्ट्री आप डेवलप करोगे मशीनरी के बेसिस पे ही करोगे ना, तो वो मशीनरी बन कैसे रही है, तो वो मशीनरी बन रही है आपकी बेटा सिंपल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही बन रही है। तो वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज रैपिड एक्सपांशन इन मुंबई, मुंबई में इसका रैपिड एक्सपांशन क्यों हुआ, तो ये आपको बताना है। ये तो बेटा मैंने अच्छे तरीके से बताया है। अब व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बेंगलोर और कैलिफोर्निया, अभी हमने डिस्कस कर लिया बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सिमिलरिटीज़ क्या देखने को मिलती है, क्लाइमेट के बारे में और मार्केट, ये सारी चीज़ें के बारे में आपको बताना है। अब हमको देखना है ट्रिक द करेक्ट आंसर। सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन, मैंने बताया कैलिफोर्निया में आपको देखने को मिलेगी। और फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नोन फॉर द सनराइज इंडस्ट्रीज, तो मैंने बताया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्रीज, ये सनराइज इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती है। और वाई वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फाइबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, तो ये नाइलन आपका आर्टिफिशियल है, एक्रिलिक भी आपका आर्टिफिशियल है, तो ये क्या हो गया आपका जूट हो गया नेचुरल फाइबर। तो अब डिफरेंस बताना आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड मतलब प्लांट और एनिमल पे जो इंडस्ट्री डिपेंड होती है उसे हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और जो ओर पे डिपेंड होती है, माइनिंग पे डिपेंड होती है, उसे हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट एक्ट जिस पे गवर्नमेंट का पूरा अधिकार होता है, गवर्नमेंट चलाती है उसे, और जॉइंट सेक्टर मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। और भी दो इंडस्ट्री थी मैंने आपको बताई थी। तो अब हम आ जाते हैं अपने गिव द एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग स्पेस प्रोवाइड। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, डैश एंड डैश, एंड प्रोडक्ट, इनपुट एंड आउटपुट, जो भी होता है आपका टर्शियरी एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, और फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, प्लांट एंड एनिमल। टर्शियरी एक्टिविटी में क्या क्या आता है, कुछ एग्जांपल देना है आपको, है ना। तो रॉ मटेरियल में जैसे आपके, मैं आपको चलो बता ही देता हूँ, रॉ मटेरियल्स में आपके क्या आती है, माइनिंग वगैरह आते हैं, है ना। तो माइनिंग, एग्रीकल्चर, ये सारी क्या है रॉ मटेरियल में ही आते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं आपके, जो भी आप क्लोथ वगैरह देखते हो वो सारी क्या है, एंड प्रोडक्ट है। टर्शियरी एक्टिविटी में सर्विसेज आती है आपकी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कौन थे, प्लांट एंड एनिमल जो आते हैं वो सारे किस में आते हैं, एग्रो बेस्ड। कॉटेज इंडस्ट्री में क्या आता है, कोऑपरेटिव क्या होते हैं, तो ये आपको बताना है बेटा, इसके कुछ एग्जांपल आपको बताने हैं।
तो बेटा यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन आंसर भी, अगर आप चाहते हो मैं क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से पूरे सॉल्व करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तो मैं आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ पे बेटा हमारे चैप्टर पूरा खत्म हो गया, हमने काफ़ी कुछ इसमें डिस्कशन किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।